जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल आदि ईडू हब पे। हमारे यूट्यूब चैनल आदि ईडू हब पे हम लोग जो बिहार स्पेशल सीरीज कर रहे हैं, बिहार स्पेशल सीरीज जो हमारा चल रहा है, उसके अंतर्गत आज हम लोग बिहार का मध्यकालीन इतिहास के बारे में चर्चा करने बिहार के मध्यकालीन इतिहास पर चर्चा करने वाले हैं। हमने पिछले वीडियो में बिहार का प्राचीन इतिहास और पहला वीडियो बिहार का सामान्य परिचय हमने अच्छे से कवर किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के सारे वीडियो को आप देख सकते हैं। बिहार स्पेशल सीरीज करके प्लेलिस्ट है, वहाँ पे सारा वीडियो आपको मिल जाएगा, आप लोग जाकर के बढ़िया से देख सकते हैं। आगे बात करें, चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास हमारे क्या रहने में बिहार मध्यकालीन बिहार के इतिहास पर चर्चा करने वाले हैं। मध्यकालीन बिहार का इतिहास क्या क्या रहने वाला है, तो इस पर हम चर्चा करेंगे। क्या पढ़ेंगे, तो पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे तुर्क शासन में बिहार में जो तुर्क शासन था उसके अंतर्गत बिहार को पढ़ने वाले हैं। फिर आगे पढ़ेंगे तो मुगल काल में बिहार, मुगल काल के अंतर्गत जो बिहार उसके पढ़ेंगे। अफगान शासन में बिहार और शेर शाह सूरी के बारे में बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे सल्तनत काल में बिहार। एक बार फिर से हम अपना टॉपिक दोहरा लेते क्या है, एक बार फिर से टॉपिक के बारे में बात करें तो पहला टॉपिक हमारा होगा तुर्क शासन में बिहार। उसके बाद मुगल काल में बिहार, उसके बाद पढ़ेंगे अफगान शासन में बिहार और शेर शाह सूरी को साथ में पढ़ेंगे। और सल्तनत काल में बिहार यानी कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत बिहार पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक हमारा हो जाएगा तुर्क शासन में बिहार। ये हमारा क्रम हो गया, इस क्रम से हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा क्रम, तुर्क शासन में बिहार ऊपर से लेकर नीचे तक। पहले पढ़ेंगे हम लोग तुर्क शासन में बिहार, फिर पढ़ेंगे सल्तनत काल में बिहार, उसके बाद पढ़ेंगे अफगान शासन में बिहार, साथ ही में सूरी वंश, और उसके बाद पढ़ेंगे मुगल काल में बिहार, उसके बाद सिख धर्म और बिहार। चलिए हम लोग पढ़ते हैं, पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं तुर्क शासन में बिहार। ये हमारा रहा पहला टॉपिक आता है तुर्क शासन में बिहार यानी तुर्की शासन के अंतर्गत। तो बात करते हैं तुर्क शासन में बिहार। आगे इस पर चर्चा करें तो 12वीं सदी के अंत में, किसके अंत में, 12वीं सदी के अंत में बख्तियार खिलजी जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का एक सेनापति था। कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या था, सहायक सेनापति था। कौन, बख्तियार खिलजी। किसका सहायक सेनापति था, कुतुबुद्दीन ऐबक का। तो बख्तियार खिलजी ने बिहार तथा बंगाल को जीता था। किसने जीता, तो बख्तियार खिलजी ने बिहार और बंगाल को जीता था। बख्तियार खिलजी ने उदंतपुरी विश्वविद्यालय के साथ ही नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भी नष्ट कर दिया था। मतलब इस सारे विश्वविद्यालयों को नष्ट कर दिया था उसने। इन सब विश्वविद्यालयों में आग लगवा दिया था। उदंतपुरी, विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय में क्या किया था, आग लगवाकर नष्ट करवा दिया था। आगे बात करते हैं तो तुर्क शासकों का उदंतपुरी प्रमुख केंद्र है। उस समय 12वीं सदी के दौरान तुर्क शासकों का क्या रहा, प्रमुख केंद्र उदंतपुरी कहाँ है, वर्तमान के बिहार शरीफ में। आगे बात करते हैं तो बख्तियार खिलजी कर्मनाशा नदी को पार करके मनेर को जीत लिया था। किसको जीत लिया था, मनेर को। कर्मनाशा नदी को पार करता है और मनेर को जीत जाता है। इसी दौरान 1203-4 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने सेन वंश की नदिया राजधानी को भी जीत जाता है। सेन वंश की नदिया राजधानी को भी जीत जाता है। यहाँ के राजा लक्ष्मण सेन थे। कहाँ, सेन वंश के राजा कौन थे, लक्ष्मण सेन। उन्हें पराजित कर देता है। कौन, बख्तियार खिलजी उन्हें पराजित कर देता है। इस क्रम में लक्ष्मण सेन बिना लड़े ही डरकर भाग जाते हैं। चलिए आगे बढ़ें, आगे देखें तो बख्तियार खिलजी की हत्या। आगे बात करते हैं बख्तियार खिलजी की हत्या। बात करें बख्तियार खिलजी की हत्या, उसका एक अधिकारी था अली मर्दान। उसका अधिकारी होता है यानी कि सेनापति होता है, उसने कर देता है। कौन कर देता है, अली मर्दान के द्वारा बख्तियार खिलजी की हत्या कर दी जाती है। किसके द्वारा, अली मर्दान के द्वारा। वहीं बात करें तो बख्तियार खिलजी का शव बिहार शरीफ के इमादपुर में दफनाया गया। कहाँ दफनाया गया, तो बिहार शरीफ के इमादपुर में। कहाँ, बिहार शरीफ के इमादपुर में दफनाया गया। कहाँ, बिहार शरीफ के इमादपुर में। किसे दफनाया गया, तो बख्तियार खिलजी को। हत्या किसने किया, तो अली मर्दान ने किया था। हत्या किसने किया, अली मर्दान। कौन था, तो इसका अधिकारी था, सैन्य अधिकारी था। आगे बात करते हैं दूसरा टॉपिक सल्तनत काल के अंतर्गत बिहार। किसके अंतर्गत, सल्तनत काल के अंतर्गत बिहार के बारे में बात करते हैं।
सल्तनत काल के अंतर्गत बिहार पर है। तो इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने बिहार पर अभियान किया था। बिहार पर अभियान करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? इल्तुतमिश, पहला शासक जिसने बिहार पर अभियान किया था। इल्तुतमिश ने 1225 ईस्वी में बिहार एवं बंगाल एवं बिहार पर अधिकार किया था। बिहार उस समय किसका? बंगाल का पार्ट था। बंगाल एवं बिहार पर अधिकार किया था। आगे बात करें तो बिहार पर अधिकार कर दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बना लिया था। कौन बनाया था? इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत का हिस्सा इल्तुतमिश बना लेता है। आगे बात करें तो इल्तुतमिश ने बिहार में प्रथम सूबेदार के रूप में मलिक जानी को नियुक्त किया था। किसे? मलिक जानी को प्रथम सूबेदार बनाता है कौन? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के समय बिहार का प्रथम सूबेदार कौन बना था? मलिक जानी, याद रखिएगा। आगे बात करें अलाउद्दीन खिलजी जो दिल्ली सल्तनत का खिलजी वंश का शासक था। दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश का शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बात करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सेना प्रमुख मोहम्मद इस्माइल को दरभंगा जीतने के लिए भेजा था। उस समय दरभंगा को जीतने के लिए किसे भेजा था? मोहम्मद इस्माइल को भेजा था। किसने? तो अलाउद्दीन खिलजी ने भेजा था अपने सेना प्रमुख को। इस समय जब मोहम्मद इस्माइल दरभंगा आते तो वो दरभंगा के राजा शक्र सिंह के साथ युद्ध करता है। और शक्र सिंह क्या होता है? हार जाते हैं। दरभंगा के राजा शक्र सिंह क्या होते हैं? हार जाते हैं और उन्हें हारने के बाद गिरफ्तार करके दिल्ली भेजा जाता है। कहाँ भेजा गया? दिल्ली भेजा गया है, जहाँ अलाउद्दीन खिलजी और शक्र सिंह के बीच में क्या होता है? समझौता होता है। अलाउद्दीन खिलजी और शक्र सिंह के बीच में एक समझौता होता है। आगे बात करें तो गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल अभियान से लौटते समय कर्नाट वंश के शासक हरि सिंह देव को 1324 ईस्वी में पराजित किया था। कब किया था? 1324 ईस्वी में पराजित किया था। किसे? तो हरि सिंह देव को 1324 ईस्वी में पराजित किया और कर्नाट वंश पर विजय प्राप्त कर लेता है। उस समय गयासुद्दीन तुगलक ने हरि सिंह देव को हराने के बाद दरभंगा का नाम बदलकर तुगलकपुर कर देता है। दरभंगा का नाम बदल के क्या करता है? तुगलकपुर। कौन? गयासुद्दीन तुगलक। दरभंगा का नाम बदल के क्या कर दिया? तुगलकपुर। किसे हराने? तो हरि सिंह देव को हराने के बाद आगे बात करें तो फिरोज शाह तुगलक वंश का शासक कौन होता है? फिरोज शाह तुगलक ने बंगाल अभियान किया था। कब किया था? तो 1359 ईस्वी में बंगाल अभियान किया था। इसी समय वो बिहार भी आया था। कब? तो 1359 के समय जब बंगाल अभियान करने गया था तो उस समय बिहार भी आया था। आगे बात करते थे तुगलक काल में बिहार की राजधानी क्या रही? बिहार शरीफ रही है। क्या रही? तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी। तुगलक वंश के समय जब जब दिल्ली सल्तनत का अधीन था उस समय बिहार की राजधानी कहाँ था? तो बिहार शरीफ में था। आगे बात करें अफगान शासन में बिहार। किसी अफगान शासन के अंतर्गत बिहार। तो बात करते हैं अफगान शासन के अंतर्गत बिहार। तो बात करें तो सिकंदर लोदी कौन था? तो दिल्ली सल्तनत का ही लोदी वंश का शासक कौन था? सिकंदर लोदी दिल्ली सल्तनत का लोदी वंश का शासक था। ध्यान में रखिएगा। आगे बात करें तो सिकंदर लोदी ने 1495-96 ईस्वी में दरिया खान वहानी को सकरी वंश के शासक हुसैन शाह सकरी को पराजित करने के लिए भेजा था। सकरी वंश के शासक हुसैन शाह सकरी को पराजित करने के लिए भेजा था। किसे भेजा था? हुसैन शाह सकरी को पराजित करने के लिए भेजा था। उसके बाद जब सकरी वंश के शासक हुसैन शाह सकरी पराजित हो जाते हैं तो सिकंदर लोदी ने दरिया खान वहानी को बिहार का सूबेदार बना देता है। किसे? दरिया खान वहानी को। आगे बात करें तो इब्राहिम लोदी कौन था? तो दिल्ली सल्तनत का ही लोदी वंश का ये भी शासक रहा। अंतिम शासक रहा दिल्ली सल्तनत का इब्राहिम लोदी। इसकी मृत्यु के बाद दरिया खान नुहानी का पुत्र कौन था? बहार खान नुहानी। दरिया खान नुहानी का पुत्र कौन रहता है? बहार खान नुहानी ने दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्र होकर जौनपुर के निकट नुहानी
नुहानी वंश की स्थापना करता है। कौन? जो नुहानी वंश की स्थापना कौन करता है? तो दरिया खान नुहानी का बेटा कौन था? बहार खान नुहानी। तो बहार खान नुहानी ने दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्र होकर अपने आप को स्वतंत्र घोषित करता है और जौनपुर के निकट नुहानी वंश की स्थापना करता है। आगे बात करते हैं, आगे बात करें सूरी वंश। सूरी वंश का शासन कब से कब तक? तो 1540 से 1555 तक। 1540 से 1555 तक रहता है सूर्य वंश का शासन, 1540 से 1555 एडी तक। आइए बात करते हैं इसके बारे में। तो सूरी वंश के संस्थापक, सूरी वंश के संस्थापक शेरशाह सूरी है। शेरशाह सूरी थे। कौन थे? शेरशाह सूरी सूरी वंश के संस्थापक रहे। शेरशाह सूरी का बचपन का नाम क्या रहा? फरीद खां। बचपन का नाम फरीद खां। इनका जन्म 1486 ईस्वी में होता है। कब होता है? 1486 ईस्वी में। इनका तो फरीद खां यानी कि शेरशाह सूरी का जन्म 1486 ईस्वी में। पिता का नाम क्या था? हसन खां। पिता का नाम क्या था? हसन खां। हसन खां इनके पिता का नाम था, जो सासाराम के जागीरदार थे। कहाँ के? सासाराम के जागीरदार। सासाराम के जागीरदार किनके हाथ में था? तो शेरशाह सूरी के पिता हसन खां के हाथ में था सासाराम का जागीरदार। चलिए आगे बात करें। आगे बात करते तो शेरशाह सूरी के बारे में बात करते। शेरशाह सूरी ने 1534 में सूरजगढ़ की लड़ाई में बंगाल को पराजित किया था। इसे बंगाल को पराजित किया था। वहीं बात करें तो बंगाल को पराजित कर बंगाल को अपने अधिकार में कर लिया था। कौन? शेरशाह सूरी। 1539 ईस्वी में बात करें। 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में होता है और हुमायूं को पराजित कर देता है। कौन? शेरशाह सूरी। चौसा का युद्ध जो 1539 में होता है, किनके बीच में? तो शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में होता है। हारता कौन है? हुमायूं हार जाता है। उसके बाद फिर युद्ध होता है 17 मई 1540 को। 17 मई 1540 को कब? कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध उसे जानते हैं। वो भी युद्ध होता है शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में। इस समय हुमायूं को पूरी तरह पराजित कर देता है। इस समय क्या है? हुमायूं को बुरी तरह पराजित कर देता है और भारत से बाहर निकाल देता है शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी की दिल्ली की गद्दी से हटा देता है। उसके बाद दिल्ली में सूरी वंश की स्थापना शेरशाह सूरी करते हैं। सूरी वंश की स्थापना शेरशाह सूरी कर देते हैं। कौन? शेरशाह सूरी। कब? दिल्ली में सूरी वंश की स्थापना करते हैं। उसके बाद शेरशाह सूरी ने 1541 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने पटना का दुर्गीकरण करवाया। पटना का दुर्ग बनवाया था और इस नगर को बिहार की राजधानी बनाया। पटना को क्या बनाया? बिहार की राजधानी। और इसी शेरशाह सूरी ने पाटलिपुत्र का नाम बदलकर पटना किया था। क्या किया था? पटना। किसने किया था? शेरशाह सूरी ने ही पाटलिपुत्र का नाम क्या कर देता है? पटना कर देता है। आगे बात करते हैं तो शेरशाह सूरी ने 1543 में रायसीना का अभियान किया था। किसका अभियान किया? 1543 में रायसीना का अभियान किया और उन्होंने 1544 में मेवाड़ को जीत जाते हैं। मेवाड़ अभियान करते 1544 में और मेवाड़ पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। उसके बाद 1545 ईस्वी में कालिंजर अभियान करता है। कौन करता है? तो शेरशाह सूरी कालिंजर अभियान करते हैं। उसी समय कालिंजर अभियान के समय शेरशाह सूरी के ऊपर गोला फटने से वो घायल हो जाते हैं। शेरशाह सूरी गोला फटने से घायल हो जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। आगे बात करें तो शेरशाह सूरी का मकबरा। शेरशाह सूरी के मकबरे के बारे में बात करें तो शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ? सासाराम में स्थित है। कहाँ स्थित है? सासाराम में स्थित है। जिसका निर्माण स्वयं शेरशाह सूरी नहीं करवाया था। अपने मकबरा का निर्माण कौन करवाया था? शेरशाह सूरी खुद करवाया था। जबकि पूरा किसने किया? इस्लाम शाह सूरी कौन था? तो शेरशाह सूरी का पुत्र और उत्तराधिकारी रहा इस्लाम शाह सूरी। इस्लाम शाह ने शेरशाह सूरी के मकबरा का क्या किया था? पूरा करवाया था। आगे बात करें शेरशाह सूरी के बारे में और बात करें तो शेरशाह सूरी ने ग्रांड ट्रंक रोड यानी कि जीटी रोड को भी बनवाया था। जीटी रोड को कौन बनवाया था? तो शेरशाह सूरी। जीटी रोड कहाँ से कहाँ तक था? तो बंगाल से लेकर पेशावर तक। कहाँ तक? पेशावर तक, यानी कि बांग्लादेश जो वर्तमान में है, बांग्लादेश से लेकर के कहाँ तक था? पेशावर यानी कि पाकिस्तान तक बनवाया था। इतना बड़ा रोड बनवाया था। कौन? शेरशाह सूरी। इतना लंबा रोड बनवाने के कारण इसे शेरशाह सूरी को सर के आजम कहा गया। क्या कहा गया? सर के आजम।
तो शेर शाह सूरी को सर के आजम की उपाधि भी दिया गया था। शेर शाह सूरी को क्या दिया था? सर के आजम की उपाधि दिया गया था। वहीं बात करें आगे तो 1555 ईस्वी में मच्छी बार एवं सरहिंद के युद्ध में हुमायूं को हराया था। कौन था? शेर शाह सूरी। तो हुमायूं फिर आया था। हुमायूं ने शेर शाह सूरी को पराजित करता है। किसको? सिकंदर सूरी को। सूरी वंश के अंतिम शासक कौन? सिकंदर सूरी को पराजित कर देता है। और साथ में सूरी वंश के अंत कर देता है। सूरी वंश का अंत ही कर देता है। कौन? तो सिकंदर सूरी का पराजित करके अंत कर देता है। क्यों? कौन करता है? तो हुमायूं किसका अंत करता है? तो सिकंदर सूरी को। और सूरी वंश का खत्म हो जाता है यहीं पे। आगे फिर बात करें तो आगे फिर हुमायूं अपना दिल्ली सल्तनत में अपना राज स्थापित कर लेता है। उसके बाद पढ़ते हैं मुगल काल में बिहार। क्या पढ़ते हैं? मुगल काल के अंतर्गत बिहार। तो मुगल काल के अंतर्गत बिहार पढ़ते हैं। मुगलों के अंतर्गत बिहार। आइए बात करें मुगल काल के अंतर्गत बिहार की बात करें तो अकबर ने कब 1576 ईस्वी में पटना को जीता था। किसको जीता था? पटना को जीता था। कौन? अकबर। कब जीता था? 1576 ईस्वी में। अकबर ने 1580 ईस्वी में बिहार को मुगल सत्ता का एक प्रांत घोषित किया था। मुगल सत्ता का एक प्रांत का दर्जा दिया था। कब दिया था? तो 1580 में। ये ध्यान रखिएगा कब? 1580। ये वाला प्रश्न बार बार एग्जाम में बने हुए है। एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न। कब? अकबर ने बिहार को मुगल सत्ता के अधीन कब किया था? तो 1580 में किया था। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अकबर द्वारा बिहार का गवर्नर मुनीम खां को बनाया था। किसको? मुनीम खां को बनाता है। अकबर जब 1580 में मुगल सत्ता में बिहार को मिला लेता है, यानी बिहार को प्रांत बनाता है, तो उस समय बिहार का गवर्नर किसको बनाता है? मुनीम खां को। मुनीम खां बिहार का गवर्नर बनते हैं। फिर आता है जहांगीर ने भी 1621 ईस्वी में। कब? 1621 ईस्वी में राजकुमार परवेज को बिहार का प्रांतपति बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बिहार का प्रांतपति। किसको बनाते हैं? राजकुमार परवेज 1621 में। कौन बनाते हैं? जहांगीर बनाते हैं। अकबर 1580 में मुनीम खां को, 1621 में राजकुमार परवेज को। उसके बाद आगे बात करें तो औरंगजेब ने अपने प्रिय पौत्र राजकुमार अजीम को 1702 में बिहार का प्रांतपति या सूबेदार बनाता है। कौन? औरंगजेब अपने पोता अजीम को बिहार का प्रांतपति कब बनाते हैं? तो 1702 में। यही राजकुमार अजीम ने पटना का नाम अजीमाबाद कर देता है। कुछ समय के लिए पटना का नाम क्या कर देता है? अजीमाबाद। और अजीमाबाद नाम बदलने के बाद वो उसका सौंदर्यकरण भी करता है। पटना का क्या करता है? सौंदर्यकरण भी किया था। किसने? तो राजकुमार अजीम ने पटना का नाम क्या किया था? अजीमाबाद किया और पटना को सौंदर्यकरण भी किया। तो दोस्तों इस तरह हमारा मध्यकालीन बिहार का इतिहास क्या होता है यहाँ पे खत्म होता है। और ये रहा हमारा आज का प्रश्न क्या कहता है? तो आज का प्रश्न के बारे में बात करें तो कहता है अकबर ने बिहार को मुगल सत्ता का एक सूबा या प्रांत का दर्जा कब दिया था? मुगल सत्ता में प्रांत का दर्जा कब दिया था? इसका ऑप्शन क्या है? 1580। ऑप्शन बी में बात करें तो 1576। ऑप्शन सी बात करें तो 1621 या ऑप्शन नंबर डी बात करें तो 1540। तो दोस्तों इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। कहाँ देंगे? कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगती है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।